क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या यूपी के सीएम योगी, जो अपनी सख्त छवि की वजह से देश भर में अपनी एक खास छवि बना चुके हैं, अपने ही घर में अपनों से ही घिरने लगे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता, जिसके शीर्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और संगठन जिसके शीर्ष पर राज्य के एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बताए जाते हैं, के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया है? इस क्या लगाकर पूछे गए इन सभी सवालों के पीछे एक लंबी कहानी है। तो साहब, इस कहानी के तीन मुख्य सिरे हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें मूलतः संगठन का आदमी माना जाता है, और तीसरा हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी का राज्य में कमजोर प्रदर्शन। तो चलिए इन तीनों सिरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को समझते हैं। पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। अगर आखिर तक बात समझ में आए तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो के मार्फत पहली दफा लोकमत हिंदी के चैनल पर पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा ही दीजिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तारीख 14 जुलाई, दिन रविवार, भारतीय जनता पार्टी के 3000 सदस्य वाली कार्य समिति की बैठक हुई। दिन भर चली इस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में एकजुट होकर के आगे की चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने ऐसा कहते हुए पिछले चुनाव का जिक्र किया, कुछ चुनावों का जिक्र किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र नहीं किया। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कहा था। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। जैसा कि आपने नोटिस भी किया होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के बड़े हिस्से में अपनी सरकार के काम काज को गिनाया। उन्होंने सरकार के द्वारा कथित माफिया राज के खात्मे पर बल दिया, अपनी सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए कामों का जिक्र किया, कानून व्यवस्था की बेहतरी का हवाला दिया। लेकिन जब राज्य के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक केशव प्रसाद मौर्य बोलने उठे तो उन्होंने उसी मंच से संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो बयान के आखिर में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं, लेकिन इन्हीं तालियों और केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान के बाद राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती शुरू हो गई, ऐसा मानना है राजनीति के जानकारों का। राजनीतिक पंडित कहने लगे इस बयान के बाद कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से अपना पुराना हिसाब बराबर करने के मूड में है और इसी मंशा से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं कुछ जानकार ये भी कहते दिखे कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पूरी व्यवस्था और यहां तक कि टिकटों का बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व खासकर अमित शाह के इशारे पर ही हुआ और योगी आदित्यनाथ के जिम्मे बतौर स्टार प्रचारक केवल घूम घूम कर प्रचार करने का
जिम्मा रहा, जिसे उन्होंने अपने अंदाज में बखूबी तौर पे निभाया। लिहाजा अगर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन ठीक ठाक प्रदर्शन न करने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कहने का मतलब कि जब चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा ही नहीं गया, पूरी व्यवस्था केंद्रीय नेतृत्व ने देखी, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कमजोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, ये एक दूसरा तर्क है। लेकिन ध्यान दीजिए, अयोध्या में पार्टी को मिली हार के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह निकल करके आई थी वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के दौरान वहां के स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी हुई। राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की और इसी सख्ती का जिक्र उत्तर प्रदेश के एक मंत्री संजय निषाद ने अपने हालिया बयान में किया। संजय निषाद का बयान केशव प्रसाद मौर्य के बयान के कुछ ही घंटे बाद आया। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी सरकार का तो हिस्सा है। सुनिए संजय निषाद ने इशारों में क्या कहा। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। अब आप समझिए, जिस बुलडोजर बाजी के लिए कुछ दिन पहले तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी के नेता और सरकार के सहयोगी दल तारीफ कर रहे थे, चुनाव में मिली हार के बाद वही सहयोगी, वही नेता बुलडोजर चलाए जाने की आलोचना कर रहे हैं। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए निषाद साहब ने तो ये तक कह दिया था कि कुछ अधिकारी हैं राज्य सरकार में जो पिछली सरकारों से मिले हुए हैं या उनकी मानसिकता पिछले सरकारों वाली है और वही गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब ये भला कोई कैसे मान ले कि राज्य के कुछ अधिकारी बिना सरकार के सहमति के गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ये मैं आपकी समझ और सोच पर छोड़ता हूं कि ये कहीं से भी तर्कसंगत है क्या? क्या किसी राज्य के कुछ अधिकारी बिना मुख्यमंत्री के आदेश पर, बिना सरकार की सहमति के बिना एक घर तो छोड़िए, एक सड़क तो छोड़िए, एक ढेले पर भी बुलडोजर चलवा सकते हैं? ऐसा होना असंभव है। तो फिर संजय निषाद के इस बयान का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि संजय निषाद योगी सरकार को सीधे तौर पर नहीं घेर पा रहे हैं, तो अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन बयानों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक त्रिभुवन जी का एक बयान भी सामने आया। अपने बयान में त्रिभुवन जी ने कहा कि पार्टी में नेतृत्व में बदलाव होते रहना चाहिए, ये समय की मांग है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खबर आ गई है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं। उनके साथ यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली आए हैं और इन दोनों नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में क्या बातें हुई हैं वो तो हम आपको नहीं बता सकेंगे, लेकिन अगर आप सभी बयानों को शुरू से लेकर के आखिर तक के सभी बयानों को जो एक के बाद एक आए हैं और तेज होते गए हैं उनकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो उन सवालों के जवाब, लगभग जवाब आपको मिल जाएंगे जिन सवालों से हमने आज की कहानी या आज की वीडियो की शुरुआत की थी। तो अगर आपको जवाब मिले हैं, जवाब हमेशा राजनीति में इशारों की शक्ल में होते हैं और उन इशारों को अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट करके अपना जवाब, अपनी समझ हमें भी बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में, दूसरे शोज में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।